नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का नाम है जवाबी कार्ड। यह एक कश्मीरी कहानी है और इसके लेखक हैं दीनानाथ नादिम। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है जोहरा अफजल ने। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कहानी के बारे में पहले हम बातचीत नहीं करेंगे, पूरी कहानी पढ़ने के बाद इसके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। आप भी ध्यान से सुनिएगा। कहानी जवाबी कार्ड। कहानी की शुरुआत संबोधन से होती है। जून दैद, जून दैद। क्यों दैद? अभी अंदर ही हो? जून दैद यहाँ पर किसी का नाम है। अपने आने का समाचार देते हुए जमाल मीर घास पर ही बैठ गया। नस्वार की डिबिया अपने फटे फिरन की अंदर की जेब से निकाली चुटकी में नस्वार लेकर अपने दांतों में मली। फिर अपने हाथ की छड़ी से वह मिट्टी पर कुछ चित्र आदि बनाने लगा। 15 मिनट पश्चात बाईं और गौशाला का द्वार खुलने की आवाज़ आई। जमाल मीर चौंक उठा। पीछे पलटकर जून दैद को देखा। लगा मानो पूर्णिमा का चांद देख लिया हो। खुलकर हंस पड़ा। फिरन यहाँ पर कश्मीरी जो पहनावा होता है, परिधान होता है, वो होता है एक लंबा सा कोट होता है जो कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए पहनते हैं। खुदा तुम्हारी शामत दूर करे। मैंने सोचा पता नहीं कौन सुबह सुबह आया है। तुमने आवाज़ बदल कर पुकारा। जून दैद ने मुस्कुराते हुए कहा। जून दैद गांव की नानी, अधिकतर लोगों की माँ जून दैद। आकर्षक व्यक्तित्व, बर्फ जैसे सफ़ेद केश, मदिरा से भरे प्याले जैसे नयन, खड़ी सुंदर नासिका, लंबी बाहें, सफ़ेद बर्फ जैसा नया पोत्स पहने हुए मानो कोई जंगल की रानी हो। यहाँ पर एक और शब्द आया है पोत्स। फेरन जैसा ही एक पोशाक जो साधारणतः सफ़ेद लट्ठे का बना होता है, फेरन के नीचे भी पहना जाता है और खाली भी इसे पहन सकते हैं। तो जून दैद पोत्स पहने हुए थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। किस तरह का उसका व्यक्तित्व है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्यों दैद, दिन इतना चढ़ आया है और तुम्हारी अभी तक नींद ही नहीं टूटी? जमाल मीर ने नस्वार थूकते हुए कहा। जून दैद ने उत्तर में कहा, बदतमीज हो, क्या कहूँ मेरी समझ में नहीं आता। तुम बातें करना कब सीखोगे? तुमने नहीं देखा कि मैं गौशाला से निकली? सोई कब थी? जमाल मीर कुछ लज्जित हुआ पर साहस करके बोला, नहीं दैद, वास्तव में ये गुल साहब के लिए है न। जून दैद के माथे पर बल पड़ गए और जमाल मीर की बात को टाल गई। कुछ क्षण तक दोनों धरती की ओर देखते रहे। अंततः जून दैद बोली, यह भी सच है। मुझे तो था ही इस बद्री को देखो क्या हुआ है। न घास खाती है न चारा। प्रातःकाल से इसी के साथ लगी थी। बद्री यहाँ पर गाय का नाम है। इतने में और भी लोग आ गए और सभा जम गई। जून दैद कौन थी? निचले इलाके को कई लोग काम मालून भी कहते हैं। कारण यह है कि इस क्षेत्र के कौवे आते जाते उधर के चिनारों पर रात व्यतीत करते हैं और कईयों ने घोंसले भी बनाए हैं। आज भी संध्या के समय कौवों ने इतना कोलाहल मचा रखा था कि नदी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही बंदूक के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी कौवे काँव काँव करते चिनारों से उड़ गए। ये गोली किसने चलाई? वह देखो, फौजी जवान चला आ रहा है। जरूर ये उसी की कारस्तानी होगी। सिर झुकाकर आसपास के फलदार वृक्षों पर बैठे कौवे सोचने लगे। फौजी जवान हष्ट पुष्ट और चौड़ा सीना, फैले हुए गोल कंधे और सुंदर चाल ढाल वाला, जैसे कोई फिरंगी कप्तान हो। वह बिना किसी भय के झूमता हुआ चल रहा है। जैसे ही ऊपर गांव में पहुंचा, सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी टांगों से लिपट गया और कोई इसकी जेबों को टटोलने लगा और कई उसकी बंदूक को नाखूनों से खुरचने लगे। सब जोर जोर से चिल्ला उठे, गुल साहब, जून दैदी, गुल साहब, आज आया गुल साहब, हमारा कप्तान गुल साहब। ये गाते गाते बच्चों का ये जुलूस जून दैद के बरामदे तक पहुंच गया। जोर से दरवाज़ा खोलकर जून दैद बाहर निकली। आंखों में विचित्र चमक और मुख पर बनावटी गंभीरता लिए हुए कहने लगी, गुल चाप कप्तान, मुर्गा चाप। ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते तब। मगर इस क्षण दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए थे। गुल साहब और जून दैद का क्या संबंध था, यह भी किसी को मालूम नहीं था। ये भी ऐसी ही बात थी कि कुछ लोग कहते थे कि ये जून दैद की भांजी की बेटी का पुत्र था और कुछ लोग कहते थे कि ये उसका पोता है। परंतु अधिक लोगों का यही विचार था कि ये बच्चा जून दैद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। खैर, इसमें क्या संबंध था, उससे हमें क्या लेना। परंतु ये बात सभी जानते हैं
कि जून दैद के प्राण इसी गुल साहब में हैं। जब से गुल साहब मलेशिया फ़ौज में भर्ती हुआ था तब से उसका नाम उसके होठों से उतरता ही नहीं था। एक बात तो गुल साहब, दूसरी बात तो गुल साहब। सुनो वासा, आज गुल्ला ने चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि उसने एक दिन में 17 कबालियों को मार दिया। सोन माली, तुमसे क्या बताऊं, गुल साहब की बलाएं लूं। गुल साहब ने जो जवाबी कार्ड लिखा है मानो कागज पर मोती जड़े हों। अरे जमाल मीर, आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ। इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। जिस दिन गुल साहब युद्ध क्षेत्र की ओर वापस गया, पूरे गांव में चहल पहल थी। सबने सुबह सवेरे ही चूल्हे जलाए थे और सूरज निकलने तक सभी पुरुष और महिलाएं, बूढ़े जवान जून दैद के चबूतरे पर एकत्र हो गए थे। कुछ प्रसाद लेकर आए थे और कुछ तावीज लेकर। कुछ गांव वालियां आंचल में अचार और चटनी बांध कर ले आई थी। बहुत से लोग तो सूखी हुई सब्जी आदि ले आए थे। जो ही जून दैद ने दरवाज़ा खोला, धक्का पेल शुरू हो गई। सब लोग ये चाहते थे कि सबसे पहले मैं अपनी भेंट प्रस्तुत करूं। ये लो जून दैदी, ये साग है, ये शलजम है। रहती ग्वालिन ने लजाते हुए कहा, ये मैंने गुल साहब के लिए अब तक संभाल कर रखे थे। ये लो हसनपुर की बाड़ी का साग है और ये सूखी कड़म है। रमजान बेगारी ने कहा, गुल साहब को कहना कि ये शहर में नहीं मिलता है। ये लो अचार का डब्बा, ये कड़म साग का बना हुआ है। गुल साहब कहाँ हैं? वास पंडित ने धीमे स्वर में पूछा। जून दैद, गुल साहब को बुलाइए। वह नाले पर मुंह धोने गया है, आता ही होगा। तुम्हें क्या देर हो रही है? जून दैद ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, कर्ण ऋषि के यहाँ से मैं एक रक्षा सूत्र लाया था, सोचा था खुद ही गले में पहनाऊं। वास पंडित ने माथे पर बल डालते हुए कहा। इस बीच गुल साहब भी नदी से मुंह धोकर आ गया। जो ही निकट पहुंचा, कई लोग गले मिले और कई चूमने लगे, कई उसके आसपास जमा हो गए। फिर जब वे वर्दी पहनकर बंदूक लिए हुए निकला तो सभी लोगों के सीने खुशी से फूल गए। सभी लोगों ने उसे दुआएं दी। उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए उसके पीछे पीछे 4 मील तक गांव से बाहर साथ आए। जब वे साएदार वृक्षों से निकलकर आंखों से ओझल हुआ तब लोग वापस लौटे। आज सुबह सवेरे ही आसमान पर बादल छाए थे। सूरज निकलने तक पूरा आकाश बादलों से इतना घिर गया कि पहाड़ की चोटियों से लेकर सब ढक गया। भयंकर तेज बिजलियां चमकने लगी। लगता था कि कहीं वर्षा जमा कर रहा है। साधारणतः ऐसे दिन गांव के लोग प्राय घरों में ही बैठते थे, परंतु आज सभी नाले के किनारे पुलिया के निकट टोलियों में बैठे कानाफूसी कर रहे थे। सभी पुरुष भयभीत थे। पुरुषों की टोली से थोड़ी दूर महिलाएं झुंड में बैठकर अंदर ही अंदर शोक व्यक्त कर रही थी और पुरुष भी अत्यंत गंभीर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच वास पंडित नंगे सिर गमछे के बिना मुठ्ठियां भींचे दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, हे करीम जुआ, ये मैंने क्या सुना? अफसोस, ये कौन सा गदर हुआ, जुल्म हुआ। जबान लड़खड़ाई। चुप चुप। मुंह पर हाथ रखकर करीम कम्हार ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, साहस से काम लो। जून दैद के बारे में सोचो, उसे किस प्रकार ये अशुभ समाचार सुनाए। आखिर क्या हुआ? किसने कहा? ये किसने चाहा? रोते रोते वास पंडित ने पूछा। ये किसने चाहा? हमारे दुर्भाग्य ने। कल जब्बार डाकिया आया, उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहाँ से जून दैद ने भेजा था वैसा ही वापस लौटा। वह शायद मोर्चे पर। इसके आगे करीम कुम्हार से बोला नहीं गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव से जून दैद के घर पहुँचे। जून दैद आज भी गाय को घास डालने गौशाला के अंदर गई थी। तुम पागल हो गई हो? सिर झुकाए क्यों बैठी हो? जब से वह महाज पर गया तब से तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जून दैद गौशाला में गायों से बातें कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अंदर से ही पुकारा, कौन? वास हो? इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए स्वयं से कहा। गुल्ला ने बद्री को भी बेकार कर, ओहो, तुम लोगों को कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों के झुंड को देखकर जून दैद हक्का बक्का हो गई। क्यों? क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई कुछ न कह सका। बोलो, गूंगे हो क्या? बात करो। जून दैद का रंग बदलने लगा। तुमको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अंत में वास पंडित ने सिर झुकाए धीमे स्वर में कहा, जून दैद कुर्बान जाऊं। इतना ही कहा कि चीख निकल गई। सब लोगों की हिचकियां बंध गई। आंसुओं की धारा आंखों में बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। जून दैद को कुछ महसूस होने लगा, पर कुछ स्वयं से और कुछ दूसरों से बोली, मेरा गुल्ला ठीक है?
क्या वह नहीं जानता कि कितनों की आहुति देकर कितनों के बदले? वास पंडित ने साहस बटोरकर कार्ड जून दैद को थमा दिया। ये जवाबी कार्ड कल पहुंचा परंतु खाली है, मालूम नहीं। जून दैद जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये जवाबी कार्ड था। जवाबी कार्ड पर अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब है किसी की मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर हमने देखा जून दैद का जो बेटा है, वास्तव में उनका बेटा है या नहीं ये कहानी में स्पष्ट नहीं किया गया है। वो लड़ाई करने जाता है, युद्ध के मैदान में जाता है और वापसी में जवाबी कार्ड आता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है। इससे स्पष्ट है कि गुल साहब की मृत्यु हो गई है, वो युद्ध में शहीद हो गए हैं। और ये सिर्फ जून दैद और गुल साहब की कहानी नहीं है, न जाने ऐसे कितने ही सैनिकों के घर वाले और सैनिक शहीद हो जाते हैं। और ये जो मार्मिक दृश्य यहाँ पर कहानीकार के माध्यम से हमारे सामने उकेरा गया है, ऐसे ही दृश्य न जाने कितने ही घरों की सच्चाई बन जाते हैं। अब जून दैद का क्या होगा? किसकी गलती थी जिसकी वजह से गुल साहब मारे गए? आखिर ये युद्ध क्यों होते हैं? और जहाँ तक कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का पर्याय कहीं ना कहीं आजकल आतंकवाद बन चुका है। बिना किसी कारण के ही आतंकवादी हमले हो जाते हैं, बम गिराए जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं और कितने ही मासूम गुल साहब मारे जाते हैं और उनकी माएँ जून दैद अकेली रह जाती हैं। बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बचता। गांव के लोग भी गुल साहब से कितना लगाव महसूस करते हैं। जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे सब कितने खुश थे और सभी को लगता था कि वो कश्मीर की सेवा कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की जान बचा रहे हैं, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। लोग कितनी सारी भेंटें उसको देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका जवाबी कार्ड आता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है, जो संकेत कर रहा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः हम कह सकते हैं इसी कारण से कहानीकार ने इसका शीर्षक रखा है जवाबी कार्ड। आपको कहानी कैसी लगी? छोटी सी कहानी थी लेकिन कहानी का जो मर्म है वो बहुत गहरा है और कहीं ना कहीं आज की सच्चाई को अभिव्यक्त भी करता है। आप इस कहानी के विषय में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।